मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नाउ करेंटली आई एम वर्किंग इन सम जापानीज कंपनी इन राजस्थान सर। सो आज ए परचेजर। तो मैं बस ये मेरे भाई के लिए मैं कर रहा हूँ। सर तो आपके एक मतलब यहाँ गांव की जापान की कंपनी है जिन्होंने बेंगलोर में भी प्लांट लगा रखा है, वो खुद जापान का बंदा है, इंडिया में आके उसने टोफू का प्लांट लगाया और काफी बड़ा प्लांट है उसका भी। वो प्लांट बहुत अच्छा चल रहा है उनका। डेली का मतलब 16 से 1700 किलो पनीर सेल होता है। यस सर। तो इस इंडस्ट्री में जब आप थोड़ा वेल फर्निश होके आओगे और एजुकेटेड तरीके से आओगे तो आप सक्सेस होगे। जिस दिन इसको आप देहाती की तरह करने लगोगे तो आप शायद एक लिमिट तक ही रह जाओगे। नहीं एक्चुअली मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि ना देखिएगा वो तो एक्चुअली जो भाई है वो भी इंजीनियर है, बट एक्चुअली करेंटली गांव में ऐसे ही बैठा है, क्योंकि आपको पता है कि अभी इंजीनियर की सिचुएशन क्या है थोड़ा बहुत ऐसे। तो वो बहुत दिन हो गया, तो मैं अगर इतना सपोर्ट ना होता तो सर शायद हम 2-3 घंटे आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में तो बैठे नहीं होते। सर नहीं मैंने भी पहले भी बोला था कि ये सेशन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ना मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि विदाउट कॉस्टिंग में। और दूसरा चीज ये है कि आप इस सिचुएशन में से वीडियो कॉन्फ्रेंस करके, ये बहुत अच्छा चीज है। थैंक यू सर, क्योंकि ना मुझे बहुत अच्छा लगा ये मतलब आपकी इसमें ज्वाइन करके आपके साथ। और बाकी सर आपका जो लेटेस्ट अपडेट्स है सर, आपका कुछ यूट्यूब चैनल या ऐसा कुछ है जहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं कुछ सर? आप वीडियोस हितेश या... ग्रोवर को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब में। अच्छा सर, हितेश ग्रोवर डालेंगे HITESS हितेश ग्रोवर। जी जी सर, ठीक। सर और एक चीज, जो टोफू का मार्केटिंग यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस होता है वो और सेलिंग प्राइस, ये दोनों कितने होते हैं? कुछ परफेक्ट बता सकते हैं इसके ऊपर? परफेक्ट, ये मिस कर गए थे। अच्छा हुआ रविशंकर जी आपने याद दिला दिया। सर 100 रुपए आप इसका होलसेल प्राइस दोगे जो आपसे 20 किलो 25 किलो 30 किलो ले रहा है। आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी वो 50 मैक्सिमम 60 पकड़ लो, मैक्सिमम हायर साइड पे। और जो आप रिटेल करोगे वो 120 से 150 के बीच में करोगे। हितेश सर कितनी कॉस्टिंग आ रही है आपकी? प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आ रही है अभी? सर प्रोडक्शन कॉस्ट 50 के अराउंड रोटेट करता है। 50 के अराउंड। अब तो और कम हो गया होगा जब से आप कलरिंग कम कर रहे हो। बिल्कुल सर, वही इसीलिए 50 के अराउंड। जब बेसिक प्रोडक्ट बनाना रहता है किसी के लिए, आप किसी भी तरह का कोई भी चीज यूज नहीं कर रहे हैं तो और रिड्यूस हो जाता है। तो अभी आप स्पाइसेस का यूज कर रहे हो या बगैर स्पाइसेस बना रहे हो? स्पाइसेस का यूज करते हैं सर। तो स्पाइसेस जोड़ के 50 आ रहा है? नहीं सर, स्पाइसेस से और थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें काफी तरह के स्पाइसेस यूज करते हैं। पर वही है कि जो मसाला टोफू रहता है फिर उसका प्राइस भी ज्यादा रहता है। नहीं मसाला नहीं, नॉर्मल जो आपका बेस टोफू है। हाँ हाँ। और उसमें नहीं सर वो उसमें नहीं उसमें तो अपना नॉर्मल जो सॉल्ट वगैरह है वो थोड़ा सा उसमें बस मिक्स वो सब जोड़ के 50 बता रहे हो ना? हाँ सर, हाँ जी हाँ जी। तो आप हायर साइड पे सर 60 पकड़ लो, इससे ऊपर नहीं जाएगा कॉस्ट। नहीं जाएगा सर, आराम से। इसमें लेबर वगैरह सब इंक्लूड है। 60 रुपीज पर केजी के हिसाब से इसके अंदर लेबर और जो मटेरियल के कॉस्टिंग वगैरह सारी चीजें इंक्लूड है। लेबर हो गया, गैस हो गया, सब कुछ। वो सर वैसे भी आप जब कैलकुलेट करोगे आपके पास मशीन का प्रोडक्शन का रेट है ही, आपके पास सोयाबीन का रेट है, आपके पास सारा डेटा अवेलेबल उसका कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ। रमेश सर अभी आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ। उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैलकुलेशन का। सारी कॉस्टिंग को ऐड कर लो और जितना बैच आपने बनाया, जैसे 4.5 किलो का बैच है तो 4.5 इंटू 45 आपका सोयाबीन का खर्चा आ गया। 4.5 इंटू एसिटिक एसिड कितना यूज किया है, जैसे 30 ml की बोतल एसिटिक एसिड की 100 रुपए की आई है, तो उसका आप खर्चा निकाल लो कि 1 ml कितने का हुआ। तो आपने 30 ml यूज किया तो 4.5 इंटू 30 ml ऐसे कर करके उसकी कॉस्टिंग निकाल लो, डिवाइड कर दो जितना आपका टोफू का आउटपुट है। तो इस तरीके से हमारी जो कॉस्टिंग है वो ये 50 बता रहे हैं, आप हायर साइड पे 60 ले लो, इससे ऊपर किसी भी सूरत पे क्रॉस नहीं करेगा। ओके। अरे जो मुंबई में टोफू का प्राइस है इसके बारे में कुछ आपको आइडिया है? मतलब मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है 100 रुपीज सर। 100 रुपीज। मुंबई में कोई प्लांट नहीं है, मुंबई लोकल में कोई प्लांट नहीं है। जितना भी पनीर आता है वो बेसिकली पुणे से या कोल्हापुर से आता है आपके मुंबई में। राइट। तो मुंबई में आप लगाओ, बहुत अच्छा स्कोप है इसका। वहाँ पे 100 रुपीज का होलसेल प्राइस चल रहा है। और ये जो मसाला यानी कि जो मसाला टोफू होता है, आपके मुंबई में जो ट्रेंड है ना, वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कैटरर्स लोग क्या करते हैं कि
30% नॉर्मल पनीर डाल देते हैं और 70% टोफू डाल देते हैं, ऐसे जी, करके जी। मिक्स करके बनाते हैं। और आपके वहाँ पे सर इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी हैं, इंडस्ट्रीज की कैंटीन का बहुत अच्छा स्कोप है, फास्ट फूड कॉर्नर का बहुत अच्छा स्कोप है मुंबई में। ये जो मसाला टोफू होता है, ये इसका मैन्युफैक्चरिंग और इसका जो रिटेल और होलसेल जो प्राइसिंग आता है वो उसका कितना हो जाएगा? मसाला टोफू का कॉस्टिंग जी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग 70 रुपीज पकड़ लो। 70 रुपीज। और इसका सेल प्राइस कितना होता है? इसका सेल होलसेल प्राइस आपका 170 रहेगा सर। 170। ओके। अब सबसे बड़ी बात ये देखने वाली है कि आप यहाँ पे ये चेक करो कि 5, अगर मैं हायर साइड पे पकड़ के चलूं तो 5 लाख के बजट में आज की डेट में आप कोई काम कर नहीं सकते। किराने का भी काम करोगे ना तो 8 से 10 लाख रुपए लगता है, और 8 से 10 लाख रुपए में भी जो मार्जिन रहता है 1 से 1.5% का रहता है, और 8 से 10 लाख में किराने की दुकान पूरी भरती नहीं है। यहाँ पे 5 लाख की इन्वेस्टमेंट में आप 40 से 50% का मार्जिन ले रहे हो, पर बस इतना है कि आपको स्ट्रगल करना है। मैं आपको टाइम बताता हूँ, 3 साल इस इंडस्ट्री में आओ तो 3 साल इस इंडस्ट्री को देना ब्रेक इवन पॉइंट पे आने के लिए। आप साल भर ब्रेक इवन पॉइंट से प्लस चले जाओ, आपका अच्छा लक है, पर 3 साल आप इस इंडस्ट्री को टाइम दो, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री एकदम बूस्ट नहीं करती सर। 3 साल आपको किसी भी प्लांट को सेट करने में लग जाते हैं, मार्केटिंग को सेट करने में लग जाते हैं। ओके। और ये दूसरी चीज जो सोयाबीन आप बता रहे हैं, जैसे कि उसको मॉइस्चर फ्री करना पड़ता है, यानी कि उसको मॉइस्चर से दूर रखना पड़ता है, तो इसके स्टोरेज के लिए भी कुछ अलग कैबिनेट वगैरह कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है क्या? सर अलग से प्रीमिसेस बनाइए, मैंने बोला ना प्रीमिसेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, स्टोरिंग का अलग, प्रोडक्शन का अलग, पैकेजिंग का अलग। तो जहाँ पे आपका स्टोरिंग होगा उस एरिया को आप ऐसा रखना कि वहाँ पे कोई पानी का काम ना हो, वहाँ पे धूप अच्छे से आती हो, क्योंकि मॉइस्चर में पनीर सोया रहेगा तो खराब जल्दी हो। ओके। हाँ जी सर, रमेश सर माइक ऑन कर लो, माइक ऑन कर लो सर। आ रहा हूँ सर, कनिराज सर आ रहा हूँ। मैं ऑन जी कर सर। जी सर बताएं। जी जी, मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जो मशीन आती है वो ऑलरेडी फिटेड आती है या साइड पे फिटिंग करनी पड़ती है? सर अब हम जितनी भी मशीन भेज रहे हैं वो बिल्कुल फिटेड भेज रहे हैं, बस आपको चलानी है। ओके सर, मैं ये पूछ रहा था, दिल्ली में क्या प्राइसिंग में अभी चल रहा है, कुछ आइडिया है आपको? सर 80 रुपीज, 90 रुपीज, 100 रुपीज, सब बंदे अपने हिसाब से बेचते हैं। ठीक है, गुड। सर ये लॉकडाउन में भी ट्रांसपोर्ट, लॉकडाउन में क्या सर? लॉकडाउन में भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है आपके सर मशीनरीज का? ट्रांसपोर्ट 2-3 दिन से चालू हो गया है, पर यह है कि उतना लार्ज स्केल पे अभी चालू नहीं हुआ, पर हफ्ते में 1-2 गाड़ियां निकलती हैं, 1-2 ट्रांसपोर्टर को परमिशन मिल गई है। हमने भी अपनी फैक्ट्री खोल लिया 2 दिन से, हालांकि 10% वर्कर्स के साथ खोली है, तो अभी काम तो फुल फ्लैश तरीके से नहीं हो पा रहा। ओके। और ये जो मशीनरी का प्राइस जो एक मिनिमम जो बजट पकड़ के चल रहे हैं 329 जो है, उसमें जो फुल्ली ऑटोमेटिक का है, तो फुल्ली ऑटोमेटिक तो प्रीफर नहीं करूंगा, मैं सेमी ऑटोमेटिक प्रीफर करूंगा। रवि सर मैं बीच में आपको टोकूंगा, आपको पैकेजिंग मशीन का ना पूरा दरकार है। वो 60,000 आपका पूरा 3,29,000 खराब कर देगा, क्योंकि जब तक पनीर को पैक नहीं करोगे ना सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ एक्चुअली मुंबई में जो टारगेट, जो मतलब जिस इंडस्ट्री को टारगेट करना चाह रहा था, ये कैटरस लाइन और होटल लाइंस के, तो इनका पैकेज करके स्टोरेज का ये नहीं रहता है, यहाँ बनाओ और तुरंत दे दो उनको। सर पर आप जब आप उनको देने जाओगे तो ट्रांसपोर्ट में पनीर को पैक करके तो लेके जाओगे ना, ओपन तो नहीं लेके जाओगे। आपका स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा, बाकी तो कुछ नहीं है। मेरा जो अपना फीडबैक है मार्केटिंग में, जब आप पनीर खुला लेके जाते हो ना किसी के पास, तो उसका व्यू आपको लेके चेंज हो जाता है। तभी मैंने बोला 60,000, 3,29,000 पे भारी है। ओके, नॉट एन इशू। फिर इसमें एक पैकेजिंग मशीन भी ऐड अप हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जितना भी जो भी कॉस्टिंग आता है, चाहे 3,20,000
29,000 हो जाए, उसमें 60,000 मशीनरी का भी ऐड कर लेंगे, पैकेजिंग का, तो जो भी अमाउंट होता है ये अमाउंट वन शॉट पे करना है या फिर इसमें भी पार्ट पेमेंट वगैरह का कुछ सर ऑप्शन है? आपको मेरे को 329 पे नहीं करना, आपको मेरे को सिर्फ 170 मशीन का, सिर्फ टैक्स का और वैक्यूम पैक का पे करना है। बाकी आपको अपनी तरफ से अरेंज करना है, डीप फ्रीजर आपको अपने यहाँ से अरेंज करना है, यूटेंसिल्स आपको अपने यहाँ से अरेंज करने हैं। ये तो मेरा बजट जो रिपोर्ट का मकसद ये था कि आपको पता लग जाए मेरा किस किस हेड में कितना कितना खर्चा आएगा। ओके, तो जो आपका मशीनरी है 170 और जो 60,000 पैकेजिंग मशीन का, तो जो भी अमाउंट होता है ये आपको पूरा वन शॉट पे करना होगा? सर ये इसमें पार्ट 50% पेमेंट? आपको एडवांस देना है और 1 से 1.5 महीना हम लेते हैं मशीन को डिलीवर करने के लिए। जब हम मशीन यहाँ से डिस्पैच करेंगे तो बैलेंस 50% तब देना है। ओके, यानी कि इसमें ईएमआई का ऑप्शन नहीं है? नहीं सर। ओके। कनिराज सर सॉरी, मशीन पर कुछ गारंटी है सर मशीन? सर हाँ, मशीन पे सर वैसे हम 1 साल की गारंटी देते हैं, पर मशीन को 20 साल तक कुछ नहीं होने वाला, मैं रिटर्न पेपर पे दे सकता हूँ। इसका जो जो एक एक स्पेयर पार्ट है, इस टोफू की इंडस्ट्री में कोई भी इंडस्ट्री 3 mm की शीट की थिकनेस नहीं लगाती अपने बॉयलर कुकर को बनाने के लिए। हम 3 mm की शीट लगा रहे हैं, तो मशीन को कुछ भी नहीं होने वाला। 1 साल की वारंटी है, वैसे हर स्पेयर पार्ट हर जगह अवेलेबल है इसका। तो मशीन में मतलब इन शॉर्ट बोलूंगा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको दोबारा मशीन पॉइंट ऑफ व्यू पे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना। सर ऑर्डर देने के बाद आपको कितना टाइम चाहिए मैन्युफैक्चर? 1 से 1.5 महीना सर। 1.5 महीने रहेगा? बिल्कुल। सर अगर कुछ डिफेक्ट्स आते हैं मशीन में या फिर ऐसा कुछ होता है तो मतलब सर सर्विस कैसे देते हैं आप? सर आपको जो भी स्पेयर पार्ट चाहिए होगा वो तुरंत आपको मिल जाएगा बाय कुरियर। और उसको लेकिन उसका रिपेयर? सर्विसिंग हमें यहाँ पर अरेंज करना होगा, मतलब जो सर इंजीनियर्स या मशीन ऐसा में कुछ? जीरो मेंटेनेंस है सर, जीरो मेंटेनेंस है। हितेश जी बैठे हैं, हितेश जी जरा आप बोलो कुछ, ये यूज कर रहे हैं सर। सर मशीनरी में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इवन मैं ये मानता हूँ कि सर अगर इंस्टॉल भी करना है मशीन को तो भी आपको ऐसा कोई कुछ जरूरी नहीं है कि आपको कोई इंजीनियर चाहिए या कुछ चाहिए। बिल्कुल एकदम बेसिक जो सिंपल मशीनरी होती है, इवन जो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई लेबर भी काम कर रहा है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो भी इजीली उसको ऑपरेट कर सकता है। अगर उसमें कहीं कुछ कुछ आपको लगता है कि छोटा मोटा ऐसा है तो वो आप इजीली उसको कर सकते हो। वैसे कोई इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं मतलब सर सर मशीनरी में। मशीन लेने से पहले संबंध नहीं है, मशीन लेने के बाद संबंध है बेसिकली। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो सपोर्ट ये आपके पास 24 आवर्स अवेलेबल है, उससे आप बेचेंगे। आपको सर मार्केटिंग से रिलेटेड आप जो कर रहे हैं, आपको आइडियाज चाहिए, आप जो कर रहे हैं, मतलब सभी तरह से आपके लिए सपोर्ट रहेगा सर। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि भाई मतलब आपको मशीनरी आपको। पर्सनली मैं आपको, जैसे हितेश जी यंगस्टर थे तो मैं इनको खुद फॉलो अप करता हूँ कि आपका मार्केटिंग कैसा चल रहा है, कितना आपने सेल किया। वो पर्सनली मेरी साइड से फीडबैक रहता है, क्योंकि मेरा बड़ा क्रेज है इस इंडस्ट्री को बूस्ट करने का। तो पर्सनली मेरी साइड से खुद फॉलो अप रहेगा। शायद आप कभी मुझे फोन नहीं करोगे, मेरी साइड से ही फोन जाएगा। विशाल जी, अशोक जी, कोई डाउट है सर? दिलीप जी आपने तो एक बार भी कुछ भी नहीं पूछा, या तो सब कुछ क्लियर है या कुछ भी क्लियर नहीं है। हाँ जी अशोक जी। बाकी और एक बात है, ये जो ग्राइंडिंग हम करते हैं पहली बार, वो वन टाइम ग्राइंडिंग ही है? वो चाइनीज ग्राइंडर में सर आप 2 बार ग्राइंडिंग करेंगे। मतलब एक बार सोयाबीन को ग्राइंड करेंगे, दूसरा जो साइड से आपका ओकारा निकला है उसको एक बार और ग्राइंड करोगे, ताकि प्रॉपर आप एक्सट्रैक्शन ले सको मिल्क का उसमें से। और ट्रेडिशनल मेथड में 1 बार ग्राइंडिंग है। और अशोक, फिल्ट्रेशन के लिए हमारा मसलिन क्लॉथ ही सही है? मसलिन क्लॉथ एग्जैक्टली परफेक्ट है वो। अच्छा एक चीज और मैं भूल गया, ट्रेडिशनल मेथड में आप ओकारा का यूज कर सकते हो, पर जो चाइनीज मेथड है उसमें आप ओकारा का यूज कहीं नहीं कर सकते। अगर कहीं कर रहे हो तो वो उसके डाइजेशन को हैम्पर करेगा, क्योंकि ओकारा के अंदर हिडन इंजाइम्स हैं और वो बॉइल्ड नहीं है। बॉइल्ड से पहले ही वो सेपरेट हो गए, तो वो किसी काम के नहीं। पर चीजें चाइना का बेसिकली हमेशा मोटिव रहता है चीजों को आसान करना, तो वो उसमें प्रोडक्शन में मतलब थोड़ा हार्ड लेबर टाइप का नहीं लगता, आसान हो जाता है। बस एक ही बेनिफिट है, पर हमें वो चीज डेवलप करनी पड़ी, क्योंकि मार्केट में लोग दोनों तरीके के हैं, कुछ समझदार भी हैं, कुछ
जिंदगी के पीछे भागने वाले भी हैं, जहाँ सब भाग रहे हैं वहीं भाग जाओ, शायद वो रास्ता ठीक होगा। और एक बात है हितेश जहांगीर जी, आप अपना थोड़ा नंबर शेयर कर दीजिए, क्योंकि ग्रोवर जी के साथ ज्यादा बात नहीं हो पाएगी, वो बहुत बिजी बिल्कुल सर। रहेंगे। अरे सर तो आप ऐसा नहीं है थोड़ा सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है ऐसा सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। नहीं बाकी सर, हितेश ग्रोवर जी, मतलब आप कॉल करेंगे आपको बराबर ना आपको गाइडेंस मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। मेरा तो खैर एक्सपीरियंस है ही इस लाइन में, और आप अगर मेरा भी चाहेंगे मैं भी दे ही दूंगा आपको, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है सर। आराम से कोई आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं सर। नहीं नहीं, वो करने जब लगेंगे तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आएगी, तो उसके लिए डिस्टर्ब करना चलेगा भी सर। सही नहीं है इसीलिए। नहीं सर, आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप किससे पूछोगे सर? ऑब्वियस है, जो इस इंडस्ट्री में कुछ किया है उसी से पूछोगे ना। हमने भी तो सर किसी से पूछा था तभी यहाँ तक आए, वरना हम भी शायद बंद करके बैठे होते प्लांट को और किसी का पास जॉब कर रहे होते यार। तो प्रॉब्लम तो आएगी सर, ये तो निश्चय है। जब दुनिया चल रही है तो दुनिया में प्रॉब्लम तो रहेगी। जब बेटा सर मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ कि टोफू का जो क्वालिटी है, जब हम टोफू बनाते हैं और जब मार्केट में दिखाते हैं, तो देखो जो ऑलरेडी टोफू चल रहा है मार्केट में, मैं यहाँ की भी बात करता हूँ, तो जब मैं क्वालिटी दिखाने जाता हूँ तो मैं टोफू को लेके ही बात करता हूँ, टोफू के नाम पे ही उसको सेल करता हूँ, सारा कुछ टोफू के बेस पे ही करता हूँ। बट फिर भी उस क्वालिटी की वजह से लोग ये सोचते हैं कि भाई इसमें नॉर्मल पनीर भी बन सकता है। तो मैं समझता हूँ कि सर यही अपना क्वालिटी का सक्सेस है। अगर वो नॉर्मल पनीर उसमें देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि टोफू आपका एक नंबर A1 क्वालिटी बना हुआ है सर। ये चीज है सर। तो उसी के अकॉर्डिंग बाकी आपका सर जो कुछ अगर प्राइस होता है। प्रॉब्लम्स आप शेयर कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में, जब आप एंट्री करते हैं बिजनेस करने के लिए, तो क्या जो मतलब कॉमन प्रॉब्लम्स रहते हैं? प्रॉब्लम सर कुछ नहीं, जब आप स्टार्ट करेंगे तो जो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है कि इसका टोफू से रिलेटेड काफी सारे लोग हो सकते हैं कहीं पे अवेयर ना हो, कहीं किसी को नहीं पता हो, बस वो थोड़ा सा इशू है। बाकी जब आपके लोगों को ये चीज समझ में आने लगती है कि ये आपका एक एक मैं बोलना चाहूंगा कि सर जो नॉर्मल पनीर है उसमें देखिए आप जो फैट कंटेंट देखेंगे उसमें करीब 100 ग्राम में 25 ग्राम के आसपास आता है, और आपके टोफू में सर 5 ग्राम के आसपास आएगा, 4.5-5 ग्राम के आसपास जब आप देखेंगे इसको। तो ये जो चीज है ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और जब ये लोग धीरे धीरे ना समझ रहे हैं काफी जगह पे, जैसे दिल्ली हो गया आपका, महाराष्ट्र का काफी ज्यादा जगह हो गया, काफी सारे लोग, और जो खासकर यंगस्टर है आपने देखा होगा जनरली फिटनेस को प्रेफर करते हैं, तो वो लोग सर टोफू की तरफ मुड़ रहे हैं। और इतना ज्यादा ये इंडस्ट्री में, जैसे हितेश सर बता रहे थे कि 3 साल आपको टाइम देना है, ये सब है, तो उसमें इतना ज्यादा अवेयरनेस बढ़ जाएगा कि ऑटोमेटिक लोग आगे से ही फोर्स होके, अपने अंदर से फोर्स होके आपके टोफू को ही परचेज करेंगे और पनीर को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्योंकि पनीर का जो मार्केट है सर वो पूरा बिगड़ चुका है, उसका जो क्वालिटी है पनीर का, पूरा आपका मिक्सिंग चल रहा है सर पनीर का। क्योंकि जब आप भी काम शुरू करेंगे तो हो सकता है आपके पास भी इस तरह के लोग आएंगे, तो आपको उस चीज का पता चल जाएगा कि पनीर में कितना मिक्सिंग हो रहा है और किस तरह से वो बन रहा है पनीर। तो इसमें आपका ऐसा प्रॉब्लम कुछ खास स्टार्टिंग का बस यही है कि आपका जो मार्केट जो आप बिल्ड करोगे वहां पे कितना लोग अवेयर है कितना नहीं है, वो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि 1-2 महीने पीछे कर दे या आगे कर दे। बाकी बट ये श्योर है कि ये इंडस्ट्री इंडिया में इमर्ज कर रही है सर, और मैं बोलता हूँ कि ये जो टाइम है ये हम आगे लीड करने वाले लोगों में आ जाएंगे अगर इस टाइम पे अगर हम ये काम शुरू करते हैं। रमेश सर, आपका दूध को लेके कंसर्न था, उसके बारे में कर लें, 7 मिनट ही बचे हैं फिर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सर दूध की इंडस्ट्री में ना पैसा तो बहुत है और इसका फ्लेवर्ड मिल्क का डिमांड भी बहुत है, पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक है दूध की सेल्फ लाइफ। अगर दूध को पाउच में पैक करते हैं तो सेल्फ लाइफ 3 से 4 दिन आती है। अगर दूध को बॉटल में पैक करते हैं तो उसको स्टरलाइजर करना पड़ता है। स्टरलाइज करने के बाद भी एक तो उसका खर्चा 70 से 90 हजार रुपए का खर्चा है स्टरलाइजेशन का, अलग अलग वैरायटी के आते हैं वो। उसके बाद फिर उसकी बॉटल पैकेजिंग के लिए बॉटल पैकेजिंग की मशीन लगती है 1,30,000 की। 70 से 80 हजार का स्टरलाइजर लगा लो, 2-3 हजार बॉटल लोगे, 6-7 रुपए की एक बॉटल आती है। उसके बाद भी कभी तो दूध की लाइफ 2 महीने आ जाती है, कभी 15 दिन आती है। तो आपको बहुत लोग बोलेंगे कि मेरे स्टरलाइजर ले लो ठीक हो जाएगा, दूध की लाइफ 2 महीने आ जाएगी, पर मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैंने बहुत स्टरलाइजर बनाया, दूध की लाइफ 2 महीने आती ही नहीं। तो वो एक इंडस्ट्री में ड्रॉबैक है। जिन लोगों ने दूध का काम किया भी वो इस वजह से पीछे हो गए क्योंकि उसकी लाइफ नहीं आती। उसके लिए स्टरलाइजर चाहिए, प्रोफेशनल स्टरलाइजर, वो आते हैं 12 से 13 लाख। वो जो स्टेबलाइजर आते हैं वो क्या
जो नॉर्मल दूध को जो स्टेरलाइजर करते हैं वही होते हैं या सेपरेट होते हैं इनके लिए? सर ऑटोक्लेव बोलते हैं इसको, स्टरलाइजर को ऑटोक्लेव बोलते हैं और नॉर्मली होते हैं। उसमें फर्क क्या होता है, अभी जो हम स्टरलाइजर दे रहे हैं वो आपको सिर्फ हॉट एयर को सर्कुलेट करता है, हॉट स्टीम को सर्कुलेट करता है। जो प्रोफेशनल ऑटोक्लेव होते हैं उसमें कोल्ड एयर भी आती है और कुछ टाइम बाद हॉट एयर भी आती है, तो उससे बैक्टीरिया अच्छे से मर जाता है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन कुछ अलग है। मैं ये बताइए। पूछना चाहता हूँ, जो नॉर्मल जो डेयरी उसमें प्रोडक्ट में हम जो स्टरलाइजर करते हैं दूध को, मिल्क को, वो सेम प्रोसेस ही होता है इसका भी? हाँ वो सेम प्रोसेस ही तो बता रहा हूँ, प्रोसेस ही तो बता रहा था आपको, सेम होता है। मतलब वही प्लांट काम आ सकता है इसमें? हाँ हाँ वो प्लांट काम आ जाएगा बॉटल का। उसमें क्या करना होता है, बॉटल को टांगना होता है बस। पहले हॉट एयर आएगी फिर कोल्ड एयर आएगी। नहीं, एक्चुअली मेरा जो टारगेट है ना, मेरा मिल्क का टारगेट मैं भी एक साथ चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो सप्लाई का जो मार्केटिंग का जो टारगेट है ना, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उनमें टारगेट है, उनकी आप पाउच कैंटीन में वगैरह। देना चाह रहे हैं, बॉटल में देना चाह रहे हैं? जी जी, बोतल में। ठीक है, तो आप एक बार वो स्टरलाइजर ट्राई कर लो फिर 70-80 हजार रुपए का। जी जी जी। क्योंकि आपके ना सोनीपत में क्लाइंट है, उनको मैंने मना किया था फिर भी उन्होंने ले लिया, तो उनका फीडबैक था मुझे कि दूध की लाइफ बहुत रेयर है कि 2 महीने की आए, वरना 15-20 दिन में ना कर्डलिंग हो जाती है उसके अंदर। तो एक 70,000 का स्टरलाइजर आप देख लो, क्या पता उनके प्रोसेस में कुछ कमी रही हो। ओके ओके। वैसे दिल्ली में मेरा एक क्लाइंट है तिलक नगर के आसपास, उसने पहले प्लांट लगाया, उसने दूध के लिए प्लांट लगाया, पनीर वो बेचता ही नहीं है। वो पनीर को बेचता है पाउचेस में, सॉरी दूध को बेचता है पाउचेस में, और उसका सारा मार्केट है जिम में। तो 2500 के आसपास पैकेट वो बेचता है डेली। अभी उसने फुली ऑटोमेटिक पाउच का मशीन लगाया है, तो उसका क्लाइंटेल ऐसा है कि अभी पैकेट बनाया, अभी दे देगा और 7-8 घंटे के अंदर कंज्यूम हो जाएगा। नहीं, वो तो खैर क्लाइंट तो हमारे भी इसी टाइप के होने हैं, वो एक या 2 दिन में ही मैक्सिमम वो होना है। तो हितेश सर, आप ना सर को वीडियो भेज दो बेंड सिलर की, सस्ते में काम हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं भेज देता हूँ। सर एक सर वीडियो आप अगर आपको अपना दे देंगे नंबर ना। शेयर कर सकते हैं। हाँ रंजन जी, आपका तो नंबर है ना मेरे पास, अब व्हाट्सएप पे ही तो किया था आपने मेरे को। अच्छा आप ही अच्छा ओके ठीक हाँ है। हाँ हाँ, आपका नंबर है मेरे पास। टाइम है अभी खत्म हो गया। ठीक है सर। जहांगीर जी। जी सर, मैं लिख देता हूँ नंबर। ठीक है सर। अच्छा ये मीटिंग था कैसा, आप सब लोगों को नॉलेज मिला जो आप सीख कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल नॉलेज मिला है। ये सर बहुत अच्छा लगा सर, और मैं भी आपको थैंक्स देना चाहता हूँ मेरी तरफ सर से, क्योंकि ना ये बहुत एक बढ़िया छोटे से प्रोग्राम क्वेश्चन है। है। जी जी सर जी। ये प्रोडक्ट आइसक्रीम ऐसे चीज में यूज करते हैं क्या? बहुत ज्यादा यूज हो रहा है सर गुजरात में, 80% इंडस्ट्री में सोया मिल्क यूज हो रहा है आइसक्रीम पे टाइम। हो रहा है, ठीक है। ग्रोवर जी, हितेश जी। जी सर। जी रविशंकर बात कर रहा हूँ। मेरा स्टार्टिंग का पार्ट पेंडिंग है एक। तो रविशंकर जी आ जाते हैं, ये एंड करने के बाद आप ही को ले लेता हूँ अलग से। ओके 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 ठीक है सर, थैंक्स टू ऑल। ओके ओके बाय, बाय, थैंक्स, टेक केयर। थैंक यू। ओके सर, ओके सर। थैंक यू सर।